सो लास्ट क्लास में हमने पॉइंट्स मार्केटिंग प्रोसेस के पॉइंट 6 तक हमने कर लिया था। अब उसके आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ मार्केटिंग। नेचर ऑफ मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग का नेचर क्या होता है। तो मार्केटिंग क्या होता है कि मार्केटिंग में हमारे बहुत सारे एक्टिविटीज़ करे जाते हैं जिससे कि हम कस्टमर की नीड्स को प्रेजेंट कर सके कस्टमर तक, ठीक है। तो अब उन एक्टिविटीज़ के नेचर क्या है, तो हमने ऊपर पढ़ा कि मार्केटिंग में क्या करते हैं कि हम कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो क्या करते हैं, हम कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सारे के सारे प्रोडक्ट जो है हमारा उसी पे बेस्ड होता है। तो हम कस्टमर फोकस्ड होता है, हमारा जो मार्केटिंग है उसका नेचर है कस्टमर फोकस्ड, कि कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई किया जाता है। कस्टमर को सेटिस्फाई किया जाता है, खुश करा जाता है और कस्टमर की नीड्स पे ध्यान देके सब मतलब क्या कहा जाता है ना कि कस्टमर इज़ द गॉड ऑफ द मार्केट। तो कस्टमर को खुश करना है तो हम सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो सारी हम एक्टिविटीज़ कस्टमर को ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो कस्टमर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन सिस्टम अप्रोच। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन सिस्टम अप्रोच टू मार्केटिंग. इट रिक्वायर्स इंटेलिजेंट कोऑर्डिनेशन ऑफ द 4 P's of marketing mix, namely product, price, place or promotion. Price should be made consistent with the product quality, the channel made consistent with the price and nature of product, and promotion made consistent with the product quality, price and channel. तो क्या है, हमारा जो मार्केटिंग है वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच में चलता है कि पहले हम क्या करते हैं कि 4 P's में हम क्या है कोऑर्डिनेशन लेके हुए चलते हैं कि पहले प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे, फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी के हिसाब से हम उसकी प्राइस डिसाइड करेंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी से हम प्राइस डिसाइड करेंगे, फिर प्रोडक्ट के नेचर से हम प्रमोशन डिसाइड करेंगे और प्रमोशन हम प्रोडक्ट के नेचर से और प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्राइस, इन सब को लेकर हम उसकी प्रमोशन करेंगे। तो क्या हो रहा है, एक सिस्टम से चल रहा है। पहले प्रोडक्ट लिया, फिर उसके बाद उसकी क्वालिटी से हमने प्राइस किया, प्रोडक्ट प्राइस, फिर उसके बाद उसकी प्रमोशन हुई, फिर उसका प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना। तो एक सिस्टम वाइज चल रहा है, ऑर्गेनाइजिंग मैनर में चल रहा है। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा इंटीग्रेटेड प्रोसेस। इंटीग्रेटेड प्रोसेस में क्या है कि जितने भी हमारे सारे एक्टिविटीज़ हो रही है वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं। जैसे कि इट इन्वॉल्व्स द इंटरेक्शन ऑफ मैनी एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्ट प्लानिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, पैकेजिंग एक्सेट्रा. Further, marketing as a whole is integrated with other business functions like production, personnel, financing, research and development. तो ये क्या हो रहा है कि हमने प्रोडक्ट की प्लानिंग की, प्राइसिंग की, प्रमोशन की, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, पैकेजिंग की और बहुत सारे काम किए। तो हमने ये किया प्रोडक्शन की, ठीक है, ये सारे रिलेटेड हमारे प्रोडक्शन से है ना। तो प्रोडक्शन की, फिर उसके बाद हमने प्रोडक्शन तो की पर हमने क्या किया, हमने लेबर भी देखी, फाइनेंस भी देखा, उससे रिसर्च भी की। तो किस लिए, हमने प्रोडक्ट को बनाने के लिए ना, सिर्फ प्रोडक्ट बनाना ही तो वो नहीं हुआ ना, प्राइसिंग, प्रमोशन 4 P's करके ही तो नहीं हो गया। उससे पहले हमने देखा कि कौन बनाएगा इसे, कैसे बनाएंगे हम इसको, पैसे कहाँ से आएंगे, क्या चीज़ बनानी है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे को लिंक कर रही हैं, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट है हमारा म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्सचेंज. It means the buyer gets wants satisfying goods and services and the seller gets value in exchange of goods and services. Thus both the parties are benefited. However, there is no compulsion for participating in the exchange process. The parties can either accept or reject the offer of each other. तो मार्केटिंग में क्या होता है, म्यूचुअल बेनिफिशियल होता है एक्सचेंज। जो एक्सचेंज है वो दोनों पार्टीज़ को म्यूचुअली बेनिफिट करता है। बायर को अपने गुड्स मिल रहे हैं, सर्विसेज मिल रही है और सेलर को मनी मिल रहा है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर बायर ने बोला है कोई चीज़ सामान देखा है तो उसको वो लेना ही पड़ेगा, नहीं, वो मना भी कर सकता है, ठीक है। वैसे ही सेलर भी अगर उसने कुछ सामान देने का बोला है तो वो आगे मना भी कर सकता है अगर उसको पैसे उस हिसाब से नहीं मिले, है ना।
तो ज़रूरी नहीं है कि एक्सचेंज प्रोसेस करना ही पड़ेगा। फिफ्थ, इंटरेक्शन विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। Marketing operates within the framework of external environment which comprises economic nature, social, legal, political and other forces. Changes in environment influence marketing activities. Marketing is therefore a dynamic process as it keeps on adjusting the changing environment. तो बिज़नेस हमने बिज़नेस पढ़ा है तो उसमें ये है ना, हमने पढ़ा है इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पढ़ा है हमने। तो इंटरनल एनवायरनमेंट तो हम बिज़नेस के हिसाब से हम उसमें चेंज कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हम चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए हमें अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आए तो उसको हमें बिज़नेस में चेंज लाना पड़ेगा, मतलब उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो मार्केटिंग में भी अगर कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आया है तो उस हिसाब से हमें चेंज लाना पड़ेगा अपने बिज़नेस में, अपने मार्केटिंग में, ठीक है। फिर सिक्स्थ है हमारा क्रिएटिव। क्रिएटिव मतलब हम ऐसा कुछ क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि जो हमारी जो कस्टमर है उसको यूटिलिटी मिले। यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन है ना, सेटिस्फैक्शन को यूटिलिटी कहा जाता है, हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। तो 3 टाइप्स की यूटिलिटीज़ बात हो रही है यहाँ पे, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी एंड पोजीशन यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी हमारी कैसे मिलती है कि हमारी जो गुड्स हैं उसको हम प्रिजर्व करके रखें फॉर द फ्यूचर। अगर हम फॉर द फ्यूचर अपने गुड्स को प्रिजर्व करके रख रहे हैं तो वो हमारी टाइम यूटिलिटी होती है। लाइक माइंस, पेट्रोल्स, इन सब का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। पर गवर्नमेंट स्कीम्स में होता है कि उनको पूरा का पूरा नहीं यूज़ किया जाता है, ठीक है, वो फॉर द फ्यूचर रखा जाता है, क्योंकि इन सबको यूज़ करने में सस्टेनेबिलिटी रिसोर्सेज होते हैं हमारे, जो ये सस्टेनेबल करके रखने पड़ते हैं कि फ्यूचर के लिए भी कुछ बचे, फ्यूचर के लिए भी कुछ बचे, हमें सारा यूज़ नहीं कर लेना है, ठीक है। जैसे कि लॉकडाउन्स हुए थे अभी, तो गवर्नमेंट्स ने राशन बांटा था सबको। तो वो कैसे बांटा, उन्होंने बफर स्टॉक करके रखा था ना, पहले से स्टॉक पे रखा था राशन, तभी तो क्योंकि लॉकडाउन था तो हमारी एग्रीकल्चर भी इतनी नहीं हुई होगी, है ना। तो फिर भी उन्होंने सबको बांटा था, फ्री में दिया था, और फिर दो बार मंथ में 2 बार भी दिया था राशन बीच बीच में। तो उन्होंने कहाँ से दिया, उन्होंने स्टॉक पे रखा था तभी उन्होंने दिया है। तो टाइम यूटिलिटी होता है कि गुड्स को प्रिजर्व करके रखना फॉर फ्यूचर और इमरजेंसी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी की गुड्स को कहाँ पे कैरी करके रख सकते हैं हम, वो प्लेस से रिलेटेड होता है हमारा प्लेस यूटिलिटी। फिर उसके बाद हमारा पोजीशन यूटिलिटी की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को एक प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंचाने का, ट्रांसफ़र करने का जो पोजीशन मतलब ओनरशिप भी कह सकते हैं। ओनरशिप में हमने ओन कर लिया, पर पोजीशन में हमारा प्लेस डिफ़र कर जाता है कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक पोजीशन रखना, ठीक है। तो ये 6। फिर उसके बाद है हमारा कुछ डिसिप्लिन्स होते हैं हमारे मार्केटिंग में। लाइक अगर हम फ्रॉड कर रहे हैं, है ना, फ्रॉड नहीं करना चाहिए हमें, तभी हमारी मार्केटिंग चलेगी। फॉल्स एडवर्टाइजिंग नहीं करनी चाहिए हमें, हेवीली प्राइस नहीं करना चाहिए हमें। तो ये सारे हमारी मार्केटिंग के कुछ डिसिप्लिन्स हैं, ठीक है। Scope of marketing. Marketing is pervasive in nature as it applies to all organization. मार्केटिंग परवेसिव नेचर का होता है। परवेसिव का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे, जो एक्टिविटी अगर हम ना करें तो बाकी सारी की सारी एक्टिविटी करके भी हमारा कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। लाइक जैसे कि हमने बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा था 11th में कि प्लानिंग हमारा मैनेजमेंट हमारा परवेसिव नेचर का होता है। तो उसमें हमने क्या देखा था कि अगर हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और अदर एक्टिविटीज़, फंक्शंस जो है मैनेजमेंट के, वो अगर हम ना करें तो कोई भी काम हमारा बिना प्लानिंग के नहीं कर सकते हम। तो कोई भी तो वैसे ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर वो मार्केटिंग नहीं कर सकती अच्छे से, तो वो
ज़्यादा अपने प्रॉफिट्स, उसका प्रॉफिट मोटिव जो होता है वो अपने एम्स गोल्स को पूरा नहीं कर पाएगी अपने ऑर्गेनाइजेशन के। तो बिज़नेस का तो सबको पता है कि मार्केटिंग ज़रूरी होती है सेल करने के लिए, कस्टमर बनाने के लिए। अब जो नॉन बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि एजुकेशनल हो गया, गवर्नमेंट हो गया, रिलीजियस हो गए, ये सारे जो हैं वो मार्केटिंग कैसे करते हैं ये हम जानेंगे। नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी ये मार्केटिंग ज़रूरी है। लाइक एजुकेशनल में कैसे मार्केटिंग होती है? एजुकेशनल में जब कोई स्टूडेंट पढ़ने जा रहा है, ठीक है, तो पढ़ने जा रहा है, उसके बाद उसका रिपोर्ट कार्ड आता है, एनुअली रिपोर्ट कार्ड जो आता है, उसमें वो जो एनुअल रिपोर्ट कार्ड है वो एडवर्टाइजिंग एज अ एडवर्टीजमेंट काम कर रहा है कि किसी एक बच्चे का रिपोर्ट कार्ड इतना अच्छा आ रहा है, तो मीन्स कि स्कूल की कोई मतलब स्कूल अच्छा स्कूल है, इतना अच्छा उसका रिपोर्ट कार्ड दे रहा है। फिर उसके बाद साल हमारे स्कूल से इतने बच्चे मतलब इतना अच्छा रिजल्ट आया है कि हम जब 12th बोर्ड्स देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं ना कौन से स्कूल, दिल्ली स्कूल्स में कितना रिज़ल्ट हुआ है, कितने परसेंटेज रिज़ल्ट हुआ है ना। तो वो सारी भी मार्केटिंग का प्रोसेस, वो एडवर्टीजिंग कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मेडिकल में जब कोई पेशेंट है वो उसका एक प्रोडक्ट है। हॉस्पिटल में क्या होता है कि जो हमारा जो पेशेंट है वही तो प्रोडक्ट, वो जब ठीक होके मार्केट में मतलब अब सोसाइटी में आ जाता है, वो उसका प्रोडक्ट उसने लॉन्च कर दिया कि इस हॉस्पिटल में, लाइक जैसे कि अगर किसी को जोड़ों का बहुत दर्द है, ठीक है, तो वो किसी हॉस्पिटल में गया और उसका सही हो गया, फिर वो अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को दिखाएगा ना कि देखो मेरे को पहले जोड़ों का दर्द होता था और अब नहीं होता है, अब मैं बिल्कुल सही हूँ, तो आप भी वो उनको डिफ़र करेगा। तो पहले उसने दिखाया कि मेरे को अब नहीं है, तो वो एज अ प्रोडक्ट उसने दिखा दिया मेरे को अब नहीं है दर्द, ठीक है। फिर उसके बाद उसने रेफ़र किया कि आपको अगर दर्द है तो आप भी जाओ, है ना। तो ऐसे मेडिकल सेंटर्स की होती है। तो और सोशल रिलीजियस में क्या होता है कि कोई अपने कल्चर को लोगों तक बताता है, तो वो भी मार्केटिंग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद The scope of marketing is determined by the market offering of an organization. Market offering is a combination of goods, services, ideas, persons, places, information, etc. offered to a market to satisfy specific needs and wants of people. तो ये सारी चीज़ें ऊपर पढ़ रखी है हमने। गुड्स हमारे क्या होते हैं? जो हमारे टेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। टेंजिबल हमारा मतलब जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है ना, जिसमें हमारे जो ऑर्गन सेंसेस है वो हमारे काम करते हैं, जिस पे वो हमारी टेंजिबल होती है। सर्विसेज हमारी इंटेंजिबल होती है, लाइक जिसे हम जिसे हम देख नहीं सकते, फिजिकली देख नहीं सकते, फिजिकली छू नहीं सकते, पर हम उसको फील कर सकते हैं। लाइक जैसे कि प्रोफेशंस हो गए, हमारे डॉक्टर्स हो गए, हाँ, हमारे टीचर्स हो गए। तो इनके जो ये क्या कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स है हमें ट्रीट कर रहा है, तो जो उसकी ट्रीटमेंट है वो हम फिज़िकली छू सकते हैं, नहीं छू सकते। जो एडवोकेट्स है वो हमारी साइन कर रहा है, हमारे लिए लड़ रहा है, लॉयर होता है जो लड़ रहा है हमारे लिए, तो उसको हम छू नहीं सकते, उसके हम फील कर सकते हैं कि हाँ उसने हमारे लिए कुछ काम किया है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आइडियाज़ हमारे मेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं, इंटेंजिबल होते हैं ये भी, कि हमारे माइंड में रहता है, ठीक है। फिर पर्सन क्या करता है? फिर नेक्स्ट हमारा पर्सन क्या करता है? उस माइंड आइडिया को वो वर्क पे लाता है, ठीक है। लेबर जैसे कि, ठीक है, हम हो गए, हम अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, अगर हम एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो एज अ टीचर हम क्या कर रहे हैं? टीच कर रहे हैं। अगर हम पॉलिटिशियन में जा रहे हैं तो एज अ पॉलिटिक मेंबर हम उस आइडियाज़ को काम पे ला रहे हैं, है ना, तो वो पर्सन होता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन, जो भी पर्सन काम कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड काम कर रहे हैं? किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम कर रहे हैं, ठीक है। और प्लेस क्या है? जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ पे? किसी एक प्लेस पे ही होगा, है ना। तो फिर नेक्स्ट है हमारा मेटा मार्केटिंग। मेटा मार्केटिंग क्या होता है? मेटा मार्केटिंग इज ऑफन डिफाइंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन।
Meta marketing is the set of processes involved in attempting to develop or sustain exchange relations involving products and services, organization, person, places, or causes. It is an attempt to widen the horizons of marketing by covering non-business organizations like the marketing mix of business organization, non-business organization to have their marketing mix. लाइक हमने अभी तक क्या पढ़ा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे मार्केटिंग की जाती है. जो मेटा मार्केटिंग होता है वो हमारा नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं हो रहा है कि कस्टमर से हम क्या करें, कस्टमर को गुड्स दे रहे हैं, उसके एक्सचेंज में हम प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं, मनी नहीं ले रहे हैं. वो हमारे मेटा मार्केटिंग कहा जाता है कि ऐसे मार्केटिंग मिक्स का हम यूज़ कर रहे हैं जिससे हम कोई प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं. ठीक है, लाइक जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, पल्स पोलियो प्रोग्राम, जीएसटी यहाँ पे कुछ दे रखा है. ठीक है, तो क्या स्वच्छ भारत मिशन में क्या हुआ था कि हमने मोदी जी ने निकाला था कि स्वच्छ भारत, हम भारत को स्वच्छ बनाएंगे. तो उन्होंने एडवर्टीज़मेंट की उससे रिलेटेड की, भारत को स्वच्छ बनाओ. डे उन्होंने एक पर्टिकुलर डे इस्टेब्लिश किया है, स्वच्छ भारत डे, है ना. तो उनके उसके बाद उस एडवर्टीज़मेंट पे उन्होंने कितना खर्च किया और कमिटीज़, स्वच्छ कमिटीज़ उन्होंने इस्टेब्लिश की, उस पर कितना खर्च किया, पर उसके रिलेटेड उसके एक्सचेंज में उन्होंने क्या प्रॉफिट लिया, मनी लिया, नहीं लिया. और जैसे नो स्मोकिंग के बैनर्स लगे रहते हैं हर जगह, तो बैनर्स पे उन्होंने खर्चा होता है इतना, तो उसके एक्सचेंज में कोई प्रॉफिट लिया, नहीं लिया. तो ये सारी जो प्रोसेस जो हम नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे लगाते हैं उसको हम मेटा मार्केटिंग कहते हैं. ठीक है, तो मेटा मार्केटिंग में भी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सारा यूज़ हो रहा है, बस क्या प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं और प्रोडक्शन रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं ले रहे हैं. क्या सेल्स कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं. सेल्स कॉन्सेप्ट में क्या एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, लोगों तक उसकी पहुंचा रहे हैं, लोगों से उसका फीडबैक ले रहे हैं, पर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा है. ठीक है, फिर उसके बाद माइक्रो एंड मैक्रो मार्केटिंग. माइक्रो मार्केटिंग क्या होता है. माइक्रो वर्ड का मीनिंग होता है स्मॉल. एक इंडिविजुअल मार्केटर कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है मार्केटिंग के लिए, तो वो हमारे माइक्रो मार्केटिंग होता है. इंडिविजुअल मार्केटर की बात हो रही है कि एक स्थायी पूरे एक बड़े से टुकड़े की छोटी सी इकाई की बात की जा रही है, तो वो हमारा माइक्रो मार्केटिंग है. वैसे मैक्रो मार्केटिंग, मैक्रो मीन्स एग्रीगेट, होल कह सकते हैं, बिग कह सकते हैं. ठीक है, कि पूरी एक कंट्री की मार्केटिंग की बात हो रही है, पूरी कंट्री की, वर्ल्ड की, तो बड़े यूनिट की बात हो रही है, तो वो हमारा मैक्रो मार्केटिंग है. कि एक कंट्री के सारे के सारे मार्केटर्स को मिला के जब होल मार्केटिंग, कंट्री की पूरी मार्केटिंग की बात की, तो वो मैक्रो मार्केटिंग है. ठीक है, सो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में हमारे 4 फंक्शंस हैं, मेन फंक्शंस हैं. फंक्शंस ऑफ रिसर्च, फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज, फंक्शंस ऑफ फिजिकल ट्रीटमेंट एंड फंक्शंस विद फैसिलिटेड एक्सचेंज. तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है. सो फंक्शंस ऑफ रिसर्च में हमारे 2 टाइप्स ऑफ रिसर्च होते हैं. पहला है मार्केटिंग रिसर्च, कि मार्केटिंग करने के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं, कि इट मीन्स द intelligent service of organization. Marketing research helps in analyzing the buyers' wants, attitudes and behavior, relative popularity of a product, effectiveness of advertisement, media, etc. कि मार्केटिंग करने के लिए क्या क्या हमें ज़रूरत है उसकी रिसर्च कर रहे हैं. जैसे कि मार्केटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले क्या ज़रूरत है, प्रोडक्ट की ज़रूरत है. और प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या ज़रूरत है, हमें बायर की वांट्स की ज़रूरत है. तो बायर की वांट्स हम पता कर रहे हैं, बायर का एटीट्यूड कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो हम पता कर रहे हैं. कौन सी प्रोडक्ट हमारी ज़्यादा पॉपुलर है वो हम पता कर रहे हैं. ऐसा कौन सा मीडिया हम यूज़ करें जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, ये हमारे मार्केटिंग रिसर्च में आता है. लाइक जैसे कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि हमारा एडल्ट
एज्ड लोगों के लिए है, अबव 60 लोगों के लिए है। तो उसकी एडवर्टीज़मेंट मीडिया क्या क्या होनी चाहिए, उसकी एडवर्टीज़मेंट मीडिया होनी चाहिए हमारा न्यूज़पेपर हो गया या फिर टीवी हो गया। क्योंकि अगर हम उस प्रोडक्ट जो हमारा 60 एज प्रोडक्ट है उसकी अगर हम एडवर्टीज़मेंट हमारे सोशल मीडियाज़ पे दे तो उतना हमारा नहीं चल पाएगा, क्योंकि जो हमारे जो एज्ड लोग होते हैं वो ज़्यादातर सोशल मीडिया नहीं चलाते हैं, है ना। वो ज़्यादातर क्या करते हैं, वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं। तो हमें जो मार्केटिंग करनी है, जिस भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग, सर्विसेज की मार्केटिंग करनी है, उसके जो फैक्टर्स हैं, जो हमें जो चाहिए उस मार्केटिंग को चलाने के लिए, उसके लिए जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो हमारा मार्केटिंग रिसर्च है। इट्स मेजर टास्क इज़ टू प्रोवाइड द मार्केटिंग मैनेजर विद टाइमली एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन सो दैट better decision could be made. The scope of marketing research is very wide. It may cover all the areas of business which have bearing on the marketing function. तो हमें सबसे ज़रूरी काम क्या होता है मार्केटिंग रिसर्च में, कि मार्केटिंग मैनेजर को टाइमली और एक्यूरेटली हम इंफॉर्मेशन दे सके। और ये बहुत ही बड़ा स्कोप है। क्योंकि हम जो भी मार्केटिंग, जिस चीज़ की भी मार्केटिंग कर रहे हैं, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड हमारे सारे फैक्टर्स हम उसकी रिसर्च कर रहे हैं। तो वो हमारा तो इसमें क्या है, हम सारे फैक्टर ले रहे हैं। तो क्या मतलब कि हमारा बहुत बड़ा स्कोप है हमारा मार्केटिंग रिसर्च का। मार्केटिंग रिसर्च इज़ द सिस्टमैटिक सर्च फॉर एन एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स रिलेटेड टू मार्केटिंग प्रॉब्लम। इट इज़ शिफ्टिंग फ्रॉम फैक्ट फाइंडिंग इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्टिविटी टू अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एक्शन रिकमेंडिंग फंक्शन। हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि एनालाइज कर रहे हैं हम फैक्ट्स का, मार्केटिंग, जो भी हमारी मार्केटिंग है उससे रिलेटेड जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं उसका। और एक फैक्ट से दूसरे फैक्ट पे जाते हैं कि एक फैक्ट हमने ढूंढा, ठीक है, हमने ढूंढा कि कौन सा हमारा कंज्यूमर है, कौन कंज्यूमर है, उसके एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स क्या हैं, और उसके लिए फिर उसके बाद हमने उसके इन्फॉर्मेशन गैदर की कि जो हमारे जो कंज्यूमर हैं वो कौन सी मीडिया यूज़ करते हैं, कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं, कौन सा पॉपुलर है उनमें प्रोडक्ट, ठीक है। तो और फिर उस पर एक्शन उससे रिलेटेड फंक्शन किया जाता है। फिर सेकंड हमारा रिसर्च फंक्शन ऑफ रिसर्च का सेकंड टाइप है प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। अ प्रोडक्ट इज़ समथिंग विच इज़ ऑफर्ड बाय अ बिजनेस फर्म टू कस्टमर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। कि जो हमारी product design and development. A product is something which is offered by a business firm to consumers to satisfy their needs. कि प्रोडक्ट क्या है हमारा, जो भी एक फर्म अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रही है, ऑफ़र कर रही है उसके नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। इट हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन ऑल अदर एरियाज़ ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। हर मार्केटिंग मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केटिंग हम कब करेंगे, जब हमारा प्रोडक्ट हम ऑफ़र करेंगे उसके बाद ही तो उससे रिलेटेड ही तो मार्केटिंग कर रहे हैं। प्रोडक्ट है तभी तो उसकी मार्केटिंग हो रही है। फॉर इंस्टेंस मार्केटिंग रिसर्च इज़ मेनली डायरेक्टेड टुवर्ड्स नोइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर एंड इंक्रीजिंग द सेल ऑफ द प्रोडक्ट एंड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। तो मार्केटिंग रिसर्च हमने जैसे ऊपर बताया कि नीड्स एंड वांट्स को मतलब हमें ढूंढना है कस्टमर की। फिर उसके बाद therefore it is necessary to plan and develop products which meet the specification of the customer। अब हमने जब उनकी नीड्स एंड वांट्स देख लिए, कहाँ पे कौन सी कस्टमर को हमें देना है, कौन सी ट्रांसपोर्टेशन करनी है, ये सारा हमने मार्केटिंग रिसर्च में किया। अब उस प्रोडक्ट को हमें कैसे बनाना है एज़ पर द कस्टमर्स टेस्ट, वो हमारा प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है। Products are the foundation of any marketing program. The success of marketing department of any firm depends upon the nature of the product offered to the customer. The product must be so designed and developed that it meets the requirement of the customer and offers them value for money. तो हम क्या कर रहे हैं कि जैसे मैंने बताया कि प्रोडक्ट होता तभी तो उसकी मार्केटिंग हो रही है। तो प्रोडक्ट जो है हमारा फाउंडेशन है किसी भी मार्केटिंग प्रोग्राम के लिए। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से सबसे बड़ा सक्सेस क्या है कि
जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं कस्टमर को उस पे उसका नेचर क्या है वही बताता है कि उस मार्केटिंग डिपार्टमेंट की सक्सेस होगी या नहीं होगी। तो जो हमारे जो कस्टमर को जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं वो हमारा ऐसे डिज़ाइन होना चाहिए, ऐसे डेवलप्ड होना चाहिए जो कि जिसके वजह से जो हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी हो और हमें वैल्यू फॉर मनी मिल जाए। ठीक है। प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ डिसीजंस, नेमली व्हाट टू मैन्युफैक्चर और बाय, हाउ टू हैव इट्स पैकेजिंग, हाउ टू फिक्स इट्स प्राइस एंड हाउ टू सेल इट। द डिज़ाइन, क्वालिटी, कलर, size and other features of the product can be determined by conducting marketing research. The production department will be guided by the requirements of the users. तो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट रिसर्च में क्या है कि हमें देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कैसे बनाना है, उसकी पैकेजिंग कैसे करनी है, कितने बनाने हैं, उसको कैसे बेचना है, क्या प्राइस रखनी है, उसका डिज़ाइन क्या होगा, क्वालिटी क्या होगी, कलर, साइज़ और फिर क्या क्या फ़ीचर्स होंगे, ये सब देखना हमारा प्रोडक्ट डिज़ाइन डेवलपमेंट है। जो भी मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी हमारे रिसर्च है वो हमारे प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट रिसर्च में आता है। ठीक है। ये था हमारा फंक्शंस ऑफ रिसर्च। फिर हमारा फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज क्या है। फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज में हमारे 2 फंक्शन आते हैं, पहला बाइंग एंड असेंबलिंग एंड दूसरा सेलिंग। तो बाइंग एंड असेंबलिंग क्या है। बाइंग एंड असेंबलिंग प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड प्रोडक्ट हैज़ गेन्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द मॉडर्न इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एंटरप्राइजेस। तो क्या बाइंग एंड असेंबलिंग क्या है कि प्रोक्योरमेंट मतलब रिसीव करना, जब हमें मिल जाए वो प्रोक्योरमेंट रिसीव करना ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड या फिर फिनिश्ड गुड, जो कि हमें चाहिए, जो भी हमारी फर्म को चाहिए, ऐसी रॉ मटेरियल और फिर सेमी फिनिश्ड गुड या फिर फिनिश्ड गुड लेना। ठीक है। रॉ मटेरियल्स आर परचेज फॉर प्रोडक्शन बाय द इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज एंड फिनिश्ड गुड्स आर द finished goods are purchased for resale by the commercial enterprises, whatever may be the case. देखो क्या होता है कि रॉ मटेरियल जब कोई भी फर्म कुछ बना रही है तो उसके लिए उसे रॉ मटेरियल चाहिए होता है। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, ठीक है, और अगर वो मर्केंडाइजिंग है तो क्या करती है कि वो कोई फिनिश्ड गुड्स दूसरे इंडस्ट्रीज़ के फिनिश्ड गुड्स लेती है एज अ इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड पता ही होगा, जब किसी भी फिनिश्ड गुड्स को एक वैल्यू एडिशन देके हम उसको दोबारा बेचें, वो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स होता है। तो उसकी हम रीसेल कर रहे हैं तो वो हमारी कमर्शियल एंटरप्राइजेस करती है। ठीक है। और whatever may be the case, the marketing department plays an important role. Marketing department which supplies the information regarding the needs and taste of the customer. Coordination between the purchasing officials and the marketing officials help in purchasing right types of materials or goods at the right time and right quantity. तो बाइंग एंड असेंबलिंग रिसर्च में क्या करते हैं कि कोऑर्डिनेशन बनाते हैं मार्केटिंग ऑफिशियल से, परचेजिंग ऑफिशियल और मार्केटिंग ऑफिशियल के बीच रिलेशन बनाते हैं कि हमें कहाँ से कौन से मटेरियल्स हमें मिलेंगे, कितने में मिलेंगे, राइट टाइम पे मिलेंगे या राइट क्वांटिटी में मिलेंगे या नहीं। तो ये सब पता करना। बाइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम असेंबलिंग। बाइंग involves determination of requirements, finding the sources of supply, placing the order and receiving the goods, but assembling means collection of goods already purchased from different sources at a common point. It is also used in other sense. Raw materials are purchased assembled in order to produce goods and services. तो बाइंग हमने देखा कि बाइंग क्या होता है। बाइंग पता है सबको कि हमें ढूंढना है, पहले हमें ढूंढना है कि कहाँ से हम ख़रीद सकते हैं, कहाँ से हमें सप्लाई मिल सकती है, फिर वहाँ से ऑर्डर करना और उसको रिसीव करना, ये हमारा बाइंग होता है। और असेंबलिंग में क्या होता है कि जो हमारे पास गुड्स आ गए हैं, चाहे वो हमने बाय करके आए हो या फिर हमारे पास पहले से थे, जो भी हमारे पास गुड्स हैं उसको कैसे रखना है उस टाइम, मतलब कोई एक कॉमन पॉइंट ऑफ टाइम पे कैसे उसको रखना है, उसको बोलते हैं असेंबलिंग। मतलब ऑर्गेनाइज़ करना कि कौन सी जगह पे कौन सा सामान आएगा।
तो रॉ मटेरियल्स कैसे रखा जाता है, एग्जांपल कि रॉ मटेरियल्स कैसे रखा जाता है कि रॉ मटेरियल्स का देखो क्या होता है, यहाँ पे जो फर्म होती है उसका तो एक गोडाउन होगा, बहुत बड़ा सा गोडाउन होगा, है ना। तो अब उसमें सामान ढूंढने का कैसे रखते हैं, तो पहले कुछ सेक्टर्स डिफाइंड होता है कि रॉ मटेरियल इस सेक्शन में रखेंगे, फिनिश गुड्स इस सेक्शन में रखेंगे, सेमी फिनिश गुड्स इस सेक्शन में रखेंगे। तो अब रॉ मटेरियल्स जिस सेक्शन में रखेंगे वहाँ पे सारे रॉ मटेरियल्स है, पर कौन सा रॉ मटेरियल कहाँ पे है, तो एक ऑर्डर में रखा जाता है कि और फिर उस ऑर्डर का मतलब कोड्स एज कोड्स या फिर कुछ कोड होते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल कोड हो या अल्फ़ाबेटिकल कोड हो, कोड के हिसाब से उसको रखा जाता है। तो असेंबलिंग कैसे करनी है ये भी। फिर उसके बाद चेन ऑफ एक्सचेंज का सेकंड पॉइंट सेलिंग। Selling, this is an important aspect of marketing under which ownership of goods is transferred from the seller to the buyer. Sales may take the form of negotiated sale, auction sale. क्या होता है कि सेलिंग क्या है, मार्केट अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो सबसे उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, सेलिंग, कि सेल करने के लिए हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब सेल्स में क्या होता है कि हम ओनरशिप देते हैं सेलर से, गुड्स एंड प्रोडक्ट्स का ओनरशिप सेलर से बायर के पास चला जाता है। अब इसमें ज़्यादा समझाने का तो कुछ है नहीं। नेगोशिएटेड सेल होते हैं हमारे, जिसमें हम नेगोशिएट कर सके, बायर और सेलर के बीच टर्म्स एंड कंडीशन होती है, कुछ कंडीशंस सेलर लगाता है, कुछ कंडीशन बायर लगाता है, फिर उसके बाद बार्गेनिंग करके एक कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक स्पेसिफिक कंडीशन मतलब को अग्री कर लेते हैं दोनों, जब सेलर और बायर, तब वो सेल उसकी कंफर्म करी जाती है। लाइक यहाँ पे जैसे इन केस ऑफ नेगोशिएटेड सेल द टर्म्स एंड कंडीशन बिटवीन द बायर एंड सेलर आर अराइव्ड एट बाय बार्गेनिंग और हैगलिंग। तो बार्गेनिंग करके, टर्म्स एंड कंडीशन की बार्गेनिंग करके क्या होता है कि सेलर ने कोई एक प्राइस बोली, बायर ने उसकी दूसरी प्राइस बोली, फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर एक प्राइस, जब लास्ट में एक प्राइस आई जिस पे सेलर ने भी अग्री कर दिया और बायर ने भी अग्री कर दिया, तो तब उसकी सेलिंग हो जाती है। अग्री कर दे जब दोनों, तब सेलिंग होती है। फिर उसके बाद ऑक्शन सेल, सेकेंड हमारा है ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल में क्या होता है कि यहाँ पे नेगोशिएशन नहीं होती है, नेगोशिएशन नहीं होती है, बस क्या होता है सेलर ने कोई प्रोडक्ट रख दी और उसने एक लिमिट मतलब एक स्टार्टिंग लिमिट दे दी सेलिंग प्राइस की, ठीक है। अब उसके बाद जो ज़्यादा प्राइस देगा उसकी गुड्स हो जाएगी, वो है ना, वही होता है ना जब बोली लगती है। The buyers assemble at the place of auction and bid against one another for the goods on sale. The goods are sold to the highest bidder if other conditions are satisfied. तो क्या होता है कि बिडिंग करते हैं और जो सबसे ज़्यादा प्राइस देगा उसकी गुड्स हो जाती है। लाइक जैसे एक गुड्स है, एक पेंटिंग है कोई जो 20,000 की, उसने ऑक्शन लिमिट मतलब स्टार्टिंग प्राइस उसने बता दी 20,000 की, फिर उसके बाद किसी ने बोला 25,000, फिर बोला 30,000, फिर 35,000, फिर उसके बाद 38,000, 39,000, फिर 40,000, 41,000 हो गया। अब उसके बाद 41,000 के बाद कोई नहीं बोल रहा, तो फिर जो बिडर है, ऑक्शनर है या बिडर है, जो भी बिडिंग कर रहा है, सॉरी ऑक्शनर, जो उस पर जो होता है ना हैमर लेके खड़ा होता है, फिर वो क्या रहेगा 41,001, 41,002, 41,003। फिर जब वो 41,003 बोलने के बाद जब वो बजा देगा अपना हैमर, उसके बाद वो 41,000 वाले की हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ क्या लिखा है, नेगोशिएटेड सेल में टेक द फॉलोइंग टर्म्स नेमली सेल्स बाय इंस्पेक्शन, सेल बाय सैम्पल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय ग्रेड, सेल बाय ब्रांड। और नेगोशिएटेड सेल में किस से होता है, इंस्पेक्शन की, कस्टमर इंस्पेक्ट करे से जो प्रोडक्ट है, उसके बाद वो उसकी मतलब उसके बाद वो फिर उसकी प्राइसिंग करे, उसके बाद वो नेगोशिएशन करे, या फिर वो सैम्पल देख ले कोई, उसके बाद वो उसकी नेगोशिएशन करके उसकी प्राइस करके और उसको ख़रीद ले, या फिर सेलर ने बता दिया ये प्रोडक्ट ऐसा ऐसा है तो भी उसकी सेलिंग कर ले वो,
या फिर ग्रेड के हिसाब से बता दिए कि ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, या फिर कोई ब्रांड देख के ही बायर ने ख़रीद लिया प्रोडक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा थर्ड फंक्शन है फिज़िकल ट्रीटमेंट फंक्शन। फिज़िकल ट्रीटमेंट फंक्शन, तो फिज़िकल ट्रीटमेंट फंक्शन में हमारे 4 फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा स्टैंडर्डाइजिंग, ग्रेडिंग एंड ब्रांडिंग, सेकंड पैकेजिंग, थर्ड स्टोरेज एंड फोर्थ ट्रांसपोर्टेशन। स्टैंडर्डाइजिंग, ग्रेडिंग एंड ब्रांडिंग में क्या होता है कि स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स सेटिंग अप अ स्पेसिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। ग्रेड्स ऑफ agriculture products are based on their specification and standards. Industrial goods are given brand names by their manufacturers to convey the customer that their goods conform to certain well-defined standards. The process of branding has attained great importance in the present day marketing. तो स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है उस पर कुछ स्पेसिफिकेशन लगा देना। जैसे कि अगर हमारा कोई लाइक कैसे कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे अगर हम देखें कि कोई वॉशिंग मशीन हो गई, तो वॉशिंग मशीन किस लिए है, हमारा कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है। तो स्पेसिफिकेशन है, उस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन है कि वॉशिंग मशीन जो है वो कपड़े धोने के लिए। अब फिर उसके बाद उस पर फिर उसके ब्रांड्स हो जाते हैं। कोई वॉशिंग मशीन लेने जाएगा तो वो दुकान पे पहले बोलेगा कि वॉशिंग मशीन लेनी है मुझे, तो उसके बाद वो फिर क्या करेगा दुकानदार कि उसको ब्रांड्स दिखाएगा, इस ब्रांड का 5 स्टार के वॉशिंग मशीन में भी LG हो गया है, मतलब और कौन सा है, जो भी है, ठीक है। तो ब्रांड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स पे ब्रांड्स लगते हैं। पहले उसका स्टैंडर्ड है, कोई भी प्रोडक्ट है उसका एक स्टैंडर्ड होता है और उस स्टैंडर्ड के हिसाब से इंडस्ट्रियल गुड्स पे ब्रांड्स लगते हैं। और अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उस पे ग्रेड्स लगते हैं। लाइक जैसे वीट हो गया हमारी, आशीर्वाद आटा हो गया, तो उस पे क्या है ग्रेड्स है कि वो क्या है कि हमारा आशीर्वाद आटा क्या होता है, चुन चुन के दाने करके कुछ है ना उसके ऐड में, तो वो क्या है वो 5 स्टार ग्रेडेड है। और फिर तो अगर तुम दूसरा आटा लेने जाओ तो वो 3 स्टार होगा, 2 स्टार होगा, तो ग्रेड्स होते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे। फिर उसके बाद पैकेजिंग इज ट्रेडिशनली डन टू प्रोटेक्ट द गुड्स फ्रॉम डैमेज एंड इन ट्रांजिट एंड टू फैसिलिटेट easy transfer of goods to customer, but now it is also used by manufacturer to establish his brand image as distinct from those of his rivals. तो पहले क्या होता था कि पैकेजिंग सिर्फ हमारी पैकेजिंग होती थी किस लिए कि गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करने के लिए ईजी पड़े, ठीक है, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए वो इजी पड़े। पर अब क्या हो गया, अब न्यू ब्रांड्स हो गए, तो हर कोई अपने पैकेजिंग करता है कि क्या दिखाने के लिए, अपने ब्रांड को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, ठीक है, और ताकि उसका ब्रांड उसके पैकेजिंग से पता चले कि ये जो ब्रांड है ये दूसरा ब्रांड है और जो दूसरा है वो अलग ब्रांड का है। कि पैकेजिंग अलग होगी तभी तो पता चलेगा। लाइक अगर कोई अब आटे की बोरी है तो ब्राउन बोरी होती है आटे की, तो पहले होता था कि ब्राउन बोरी होती थी, अब क्या हो गया कि ब्राउन बोरियों में भी ऊपर छपा हुआ आता है कलरफुल में कि उसका ब्रांड छपा हुआ होता है, ठीक है। तो वो हमारी पैकेजिंग हो गई। अनदर एक्टिविटी कनेक्टेड विद पैकेजिंग इज लेबलिंग मीन्स पुटिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑन द पैकेज। द लेबल इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अ प्रोडक्ट। इट इज़ that part of a product which contains information about the producer of the product. A label may be a part of package or maybe a tag directed directly to the product. It is used to communicate brand grade and other information about the market. तो क्या होता है पैकेजिंग में, क्या होता है ब्रांड का नाम होता है, उसको क्या कहते हैं लेबलिंग कहते हैं कि
उससे हमारा वो बताता है कि कौन सा जो प्रोडक्ट है हमारा वो कौन से ब्रांड का है, कौन से ग्रेड का है, ठीक है। फिर थर्ड है हमारा स्टोरेज। गुड्स आर जनरली प्रोड्यूस्ड इन एंटिसिपेशन ऑफ द डिमांड। दे हैव टू बी स्टोर्ड प्रॉपर्ली इन वेयर हाउसेज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनी डैमेज विच मे बी कॉज्ड बाय एंड्स, रैट्स, मॉइस्चर, सन, थेफ्ट एक्सेट्रा। स्टोरेज में क्या होता है कि गुड्स को संभाल के रखने के लिए एक जगह स्टोर करने के लिए, ताकि जो वो गुड्स की जो डिमांड है वो ओवर अ पीरियड हम सेटिस्फाई कर सके। कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक गुड्स आई मार्केट में और उसी दिन उसकी सारी सप्लाई कर दी, पॉसिबल हो गई नहीं, और उसी दिन उसकी सारी डिमांड आई और सारी हमने डिमांड उसकी मीट कर दी और उसकी सप्लाई भी हमने कंप्लीट कर दी, जितना हमारे पास गुड था उस दिन ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। तो ओवर अ पीरियड हमें डिमांड उसकी हम कंप्लीट कर सके, इसके लिए हमें उसको स्टोरेज करके भी रखना पड़ता है। और स्टोरेज कैसे करना है कि ऐसी जगह स्टोर करना है जहाँ पे उसको डैमेज ना हो सके, चोरी ना हो पाए, धूप से कोई वो ना, मतलब धूप से, मॉइस्चर, क्लाइमेटिक कंडीशन से वो डैमेज ना हो जाए, या फिर किसी इंसेक्ट्स या एनिमल से वो डैमेज ना हो जाए। Storage of goods in warehouses has become an indispensable service these days. Producers, manufacturers, traders, mercantile agents, importers, and exporters have to store their goods in warehouses to meet the expected demands of customer. Goods are produced or procured well in advance. These are stored in warehouses till they are transferred to for customer. Thus, warehousing creates time utility. In addition, modern warehouses perform certain marketing services also as grading, packaging, labeling, etc. तो ये मैंने बताया अभी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम कस्टमर की डिमांड को सेटिस्फाई कर सके, इसके लिए हमें पहले से ही वेयर हाउसेस में उस प्रोडक्ट को संभाल के रखना पड़ता है, और हमें ये टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है ये वेयर हाउस। फिर उसके बाद फोर्थ हमारा ट्रांसपोर्टेशन। Modern organizations produce on a large scale to cater to the requirements of customers scattered throughout the country. This calls for transportations of goods from the place of production to the place of consumption. Transportation provides a physical means which facilitate the movement of person, goods and services from one place to another. तो ट्रांसपोर्टेशन हम क्यों करते हैं कि सेलर से बायर तक गुड्स पहुंचाने के लिए हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, या फिर एक वेयर हाउसेस से मतलब जहाँ पे हमने प्रोडक्शन की वहाँ से हमें मार्केट तक पहुंचाने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है, कि गुड्स एंड सर्विसेज या फिर पर्सन के मूवमेंट के लिए, एक जगह से दूसरी जगह के मूवमेंट के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। Transportation plays a significant role in the economic, social and political development of a country. Rapid industrialization and exchange of goods and services cannot take place unless sufficient facilities of transportation are available. It is helpful for various means of transportation, raw materials. और ये इतना क्या पढ़ना कि ट्रांसपोर्टेशन हमें बहुत ज़रूरी होता है, और ये प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है और टाइम यूटिलिटी भी देता है। कि प्लेस यूटिलिटी कैसे, कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाने के हमें सेटिस्फैक्शन दे रहा है और टाइम बचा रहा है। क्योंकि हमने अगर ट्रांसपोर्टेशन यूज़ किया तो हमने जल्दी ही उस गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया। फिर उसके बाद हमारा फोर्थ फंक्शन है फैसिलिटेटिंग फंक्शन, और इसमें हमारे कितने पॉइंट्स हैं? 5 पॉइंट्स हैं। फैसिलिटेटिंग फंक्शन का पहला है पर्सनल सेलिंग, सेकंड एडवर्टाइजिंग, थर्ड प्राइसिंग, फोर्थ फाइनेंसिंग एंड 5 रिस्क टेकिंग। फर्स्ट पर्सनल सेलिंग की personal selling is an important method of selling goods. It involves direct and personal contact of the seller or his representative with the purchaser. It is older form of selling and it is most important method of selling. तो पर्सनल सेलिंग क्या होता है कि एक सेलर जो है वो खुद जाके अपने बायर से कांटेक्ट कर रहा है और सेल कर रहा है, या फिर उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो खुद जाके उसको सेल कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत पुराना तरीका है और इम्पॉर्टेंट भी है। इम्पॉर्टेंट भी कैसे कि जब एक सेलर खुद जाके अपने प्रोडक्ट की सेल करेगा, अपने गुड्स की सेल करेगा,
तो वो क्या करेगा वहाँ पे फिर उससे जो बायर है उससे एक रिलेशन, अपना कस्टमर रिलेशनशिप बना सकता है, ट्रस्ट बना सकता है और अपने प्रोडक्ट की ज़्यादा और अच्छे से, मतलब वो फिर क्या करेगा, वो दिल लगा के अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करेगा, है ना। फिर उसके बाद सेकेंड, एडवर्टाइजिंग. Advertising has become an important function of marketing in the competitive world. It helps to spread the message about the product and thus promotes its sale. It facilitates creation of a non-personal link between the advertiser and the receiver of the message. The significance of advertising has increased in the modern era of mass production and tough competition in the market. तो एडवर्टाइजिंग क्या हो गया कि इस टाइम पे क्या अभी ये क्या चल रहा है, जो मार्केट चल रहा है हमारा, कम्पिटिटिव मार्केट चल रहा है हमारा, कि बहुत पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पे हम सेलिंग कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है. तो इस टाइम पे एडवर्टाइजिंग हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन बन गया है. क्योंकि ये हमारे जो कंज्यूमर हैं, मतलब पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, उन पे ये मैसेज देता है और उन्हें अट्रैक्ट करता है कि वो हमारे से मतलब बाय करें, हमारा परचेज़ करें, हमारे गुड्स परचेज़ करें और हम उन पे सेल कर सकें. तो ये हमारी सेल्स प्रमोट करता है, ठीक है. और बिजनेस फर्म्स यूज सेवरल मीडिया ऑफ एडवर्टीजमेंट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स. बहुत सारे एडवर्टीजमेंट मीडिया यूज़ कर सकते हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा हॉल्स, होर्डिंग्स, विंडो डिस्प्ले, इंटरनेट एक्सेट्रा. तो आजकल तो बहुत ही वो हो गया है. तो बहुत सारी एडवर्टाइजिंग के बहुत सारे मीडियाज़ हैं. फिर उसके बाद प्राइसिंग. डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजर. Price of a product is influenced by the cost of product and services offered, profit margin, desired prices fixed by rival firms and government policy. अब उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे करते हैं कि प्राइसिंग करना तो बहुत ज़रूरी है. प्राइस होगी तभी तो हम उसको सेल कर पाएंगे. तो उसकी प्राइसिंग करेंगे कैसे कि हम देखेंगे जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है और वो जो सर्विस मतलब जो प्रोडक्ट है वो उसकी कितनी कॉस्ट पड़ रही है, उस पर हम कितना प्रॉफिट मार्जिन लगा सकते हैं. और जो हमारे राइवल फर्म्स हैं वो कितना प्राइस उसका उस वैसे ही गुड्स का वो कितना प्राइस दे रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी में कितना प्राइस है उसका. सो ये सब देखना पड़ता है हमें प्राइसिंग करने के लिए. A sound pricing policy is an important factor for selling the products to the customers. The pricing policy of a firm should be such that it attracts all types of customer. A good policy helps in determining the varieties of a product to be offered so as to satisfy the demands of various kinds of customer. तो हमें क्या करना चाहिए, बहुत अच्छी प्राइसिंग पॉलिसी लेनी चाहिए जिससे कि हम वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट की प्राइसिंग कर सकें और हमारे जो बहुत सारे कस्टमर्स, एक तरह के कस्टमर्स तो नहीं होते ना, अलग अलग, हर कोई अलग अलग तरह के कस्टमर्स होते हैं, तो उनकी डिमांड्स को भी हम सेटिस्फाई कर सकें. फाइनेंसिंग क्या होता है? फाइनेंसिंग हमारे कि बिज़नेस में हमारा पैसा कैसे हमें लाना है और कैसे लाएंगे हम. अगर हम उतना नहीं जा रहे कि शेयर्स एंड ऑल इस पे नहीं जा रहे, सबसे मेन कहाँ से पैसा आता है हमारे एक बिज़नेस में? सेल करके. तो सेल करके कैसे ला सकते हैं हम पैसा? कैश सेल करके ला सकते हैं और क्रेडिट सेल करके ला सकते हैं. ये दो तरीके हमारे पास, अगर हम बिज़नेस, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी को देख के अगर हम फाइनेंसिंग कर रहे हैं तो कैश अगर हम देखें बिज़नेस में तो हम क्या बोलेंगे, हमें कैश सेल करनी चाहिए, क्रेडिट सेल नहीं करनी चाहिए. पर अगर हम क्रेडिट सेल ना करें तो क्या होगा कि हमारे जो होलसेलर रिटेलर्स हैं, हमारे जो होलसेलर रिटेलर्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, वो फिर हमारे प्रोडक्ट्स को नहीं बेचेंगे. क्योंकि अगर हम वो कैश में परचेज़ कर लेंगे और फिर उस गुड्स की सेल ही नहीं हुई मार्केट में, या फिर गुड्स की सेल जो है जितना उन्होंने ख़रीदा उससे कम हुई है, तो फिर तो आगे से वो उसके बाद से तो हमारे प्रोडक्ट्स नहीं ख़रीदेंगे ना. तो हमें अपने होलसेलर रिटेलर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज़ देनी चाहिए. तो ये हमारे फाइनेंसिंग में आता है, ठीक है. फिर उसके बाद रिस्क टेकिंग. Risks are involved in almost all stages in the marketing process, right from the
product planning, and there are chances of risk due to changes in demand and supply conditions, loss in storage and transport, loss due to natural hazards and other risk। रिस्क क्या होता है कि हम कोई अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में हमारा रिस्क तो होगा ही होगा। अगर हम थोड़ा सा रिस्क नहीं ले सकते तो फिर बिज़नेस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो रिस्क तो हमें उठाना ही पड़ेगा। कैसे? देखो, रिस्क मार्केटिंग प्रोसेस में हर लेवल पे, हर स्टेज पे रिस्क होता ही होता है। जैसे अगर हम प्रोडक्शन की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी हमने प्लानिंग की पहले, कि हमने पहले देखा कि उसकी डिमांड क्या है, मार्केट में डिमांड क्या है, ठीक है। और हमने देखा कौन सी प्रोडक्ट हमें चाहिए, और फिर एडवर्टीज़मेंट मीडिया हमने देखा। तो अब जब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके बाद क्या पता जब तक हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हो तब तक उसकी डिमांड में चेंज आ जाए, सप्लाई कंडीशन चेंज हो जाए, स्टोरेज या ट्रांसपोर्ट में कोई लॉस हो गया, या फिर नेचुरल हैज़ार्ड्स आ गए, तो कुछ भी हो सकता है। रिस्क तो हर चीज़ में ही है। In fact, risk is a part and parcel of the business. Risk taking or risk bearing in marketing refers to the financial risk inherent in producing and handling goods, including the possible loss due to a fall in prices and losses from spoilage. तो रिस्क हमारा होना ही है। अगर हम बिज़नेस करें तो रिस्क होना ही होना है। रिस्क हमें लेना ही पड़ेगा, तभी हम बिज़नेस कर सकते हैं। Thus, marketing risk may arise because of changes in time, place, demand, general business conditions. Some of the risks, such as theft, can be insured with the insurance company against the payment of required premium. तो हमें रिस्क लेना ही पड़ेगा। रिस्क कैसे आ सकता है कि अभी मैंने बताया कि हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है, जब तक वो प्रोडक्ट बनते बनते डिमांड मार्केट में चेंजेस आ सकते हैं, कि मार्केट में उसकी डिमांड कम हो गई, या फिर उस पर गवर्नमेंट ने उस पर कुछ ज़्यादा टैक्स लगा दिया, या उसकी सेल बंद करवा दी या बैन करवा दिया, कुछ भी हो सकता है। और या फिर उसकी प्राइस में फॉल हो गई, तो हमारी जो कॉस्ट पड़ी वो भी हमें पूरी नहीं पड़ रही, या फिर हमने उसको स्टोर करके रखा था, हमारी जो भी मटेरियल्स हमारे स्टोर थे उसका लॉस हो गया, थेफ्ट हो गया, या अर्थक्वेक आ गई, हमारी बिल्डिंग चली गई। तो रिस्क हर स्टेप पे रिस्क होता है बिजनेस में, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। हमारे मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है? तो इसमें क्या क्या है? बेनिफिट्स टू द फर्म है, बेनिफिट्स टू द कस्टमर दे रखा है, और बेनिफिट्स टू द सोसाइटी दे रखा है। सो बेनिफिट्स टू द फर्म क्या होता है कि फर्म को मार्केटिंग से क्या बेनिफिट होता है? एफिशिएंट मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ अ प्री रिक्विजिट फॉर द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ एनी बिजनेस एंटरप्राइज। अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन बाय द फैक्ट दैट इट प्रोड्यूसेस एंड सेल्स प्रोडक्ट्स। कि बिजनेस फर्म क्या कर रही है कि मार्केटिंग कैसे कर रही है? वो गुड्स एंड सर्विसेज बना रही है और उसको सेल कर रही है ना। तो अब उसको मार्केटिंग करके उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है वो हम देखेंगे। फर्स्ट है, मार्केटिंग इज़ अ बीटिंग हार्ट ऑफ द बिजनेस फर्म। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ बिजनेस कैन नॉट प्लान, द प्रोडक्शन मैनेजर कैन नॉट प्रोड्यूस, द परचेज मैनेजर cannot purchase and the financial controller cannot budget until the basic marketing decisions have been taken. Many departments in a business enterprise are essential for its growth, but marketing is still the sole revenue producing activity. Marketing function is rightly considered as the most important function of market management. कि अगर मार्केटिंग नहीं होगी, किसी भी फर्म की मार्केटिंग नहीं होगी, तो और कोई एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं एक बिज़नेस में, पर अगर मार्केटिंग नहीं हो रही है तो फिर उस बिज़नेस का कोई काम और दूसरा हो नहीं सकता। देखो, मार्केटिंग क्या है कि हमारे गुड्स को प्रोड्यूस करना और उसको सेल करना, ये मेन मोटिव है हमारा मार्केट का।
है ना। तो अगर हम गुड्स ही प्रोड्यूस नहीं कर रहे, सेल नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम किस चीज़ का परचेज़ करेंगे, हमारे बिज़नेस में हम किस चीज़ का परचेज़ करेंगे, कौन से फाइनेंस कंट्रोल करेंगे हम, क्या प्रोडक्शन मैनेजर क्या प्रोड्यूस करेगा, है ना, और चीफ एग्जीक्यूटिव क्या ही प्लान करेगा अगर मार्केटिंग ही नहीं हो रही है तो। और बिज़नेस का रेवेन्यू कहाँ से प्रोड्यूस होता है, मार्केटिंग से। मैंने अभी ऊपर बताया था कि फाइनेंशियल वाले पॉइंट पे भी बताया था कि जब हमारा मेन रेवेन्यू अगर हम देखें, मेन फाइनेंस हमारे बिजनेस में कहाँ से आता है, नॉर्मल फाइनेंस हमारे सेल्स से आता है ना। तो मार्केटिंग फंक्शन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारे मैनेजमेंट का। मार्केटिंग गिव्स टॉप प्रायोरिटी टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर। हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मार्केटिंग में क्या होता है, कस्टमर बाप है, कस्टमर देवता है। कस्टमर की चीज़ पे हम सारी चीज़ें, हमारी से जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है, जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, वो सारे के सारे हमें कस्टमर को ध्यान में रखते हुए करे जा रहे हैं। ठीक है। मार्केटिंग हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ प्लेस, टाइम, पोजीशन, यूटिलिटीज़। ये भी हमने ऊपर पढ़ लिया कि कैसे हम प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स से। टाइम यूटिलिटी हम क्रिएट करते हैं वेयर हाउस, मतलब हम कस्टमर की डिमांड को पूरा करके कि मार्केट से उनके घर तक हम होम डिलीवरी कर दें, या फिर मार्केट से हमारा जब कस्टमर ख़रीदने आ रहा है मार्केट में और पास ही में हमारा वेयर हाउस है, तब भी हम टाइम यूटिलिटी कर रहे हैं कि हम टाइम बचा रहे हैं अपना। और पोजीशन यूटिलिटी कि गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम अपने कस्टमर को। फिर उसके बाद फोर्थ है हमारा मार्केटिंग जनरेट्स रेवेन्यू फॉर द बिजनेस फर्म। मार्केटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी दीज डेज, पर्टिकुलर इन कॉम्पिटिटिव इकोनॉमीज। मार्केटिंग जनरेट्स रेवेन्यू फॉर द बिजनेस एंटरप्राइज। नो फर्म कैन सर्वाइव इन लॉन्ग रन अनलेस इट इज एबल टू मार्केट इट्स प्रोडक्ट। इन फैक्ट मार्केटिंग हैज़ बिकम द नर्व सेंटर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो मार्केटिंग करके ही हमारे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और अगर वो अच्छी मार्केटिंग नहीं कर सकता तो वो लॉन्ग रन में भी नहीं रह सकता। ठीक है, ये सब हमने ऊपर पढ़ रखा। फिर उसके बाद बेनिफिट्स टू द कस्टमर, कस्टमर को क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं। तो मार्केटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट, प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन। कंज्यूमर को क्या मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल रहा है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की थ्रू एडवर्टीजमेंट, या फिर marketers provide important information to people about the availability of their products in the market and their usefulness for the buyers। तो मार्केटर क्या कर रहा है, कोई बिज़नेस क्या कर रही है कि एडवर्टाइज़ कर रही है कि इस चीज़ का कि उनके प्रोडक्ट कितने अवेलेबल हैं उनके मार्केट में और उनकी क्या ज़रूरत है मार्केट में, बायर को उनकी क्या ज़रूरत है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहा है। और सेकंड क्या, सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स एंड वांट। कस्टमर की नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई कर रहा है वो। वाइडर चॉइस, अब मार्केटिंग से क्या हो गया, अब कम्पिटिटिव बिजनेस चल रहा है। जब हमारा कम्पिटिटिव मार्केटिंग जो है हमारा वर्ल्ड कम्पिटिटिव, मतलब कंपटीशन वर्ल्ड करता है, तो अब क्या है, कंज्यूमर के पास, कस्टमर के पास चॉइसेस है, बहुत सारी वैरायटी ऑफ चॉइसेस है कि वो कोई भी सिलेक्ट कर सकता है। इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि पहले अगर हमारी नीड्स पूरी हो जाती है, उसके बाद हमारी वांट्स आती है, वांट्स को जब हमारी पूरी कर दे तो फिर एक छोटी वांट्स है, उसके बाद वो पूरी हो गई तो उसके बाद एक और अच्छी वांट्स आ जाएगी, तो उससे और अच्छी वांट्स आ जाएगी। तो हमारी लिविंग को स्टैंडर्ड कर रहा है वो। ठीक है, पहले एक फ़ोन हुआ करता था सिंपल सा, उसमें फिर फीचर्स आए, फिर उसमें व्हाट्सएप आया, सोशल मीडिया, इंटरनेट आया, तो ये सारी हमारी लिविंग इम्प्रूव कर रहे हैं। फिर फिफ्थ हमारा टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी, कि हमें जल्दी सामान मिल जाता है, घर पे मिल जाता है ना, अमेज़ॉन वगैरह से हमें जल्दी सामान मिल जाता है, घर पे मिल जाता है। तो ये हमारी टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है हमें। फिर उससे अब मार्केटिंग से सोसाइटी को क्या बेनिफिट है। अब सोसाइटी क्या होगी, वो तो हमारी सोसाइटी क्या होती है, कस्टमर और मार्केटर्स मिला के हमारी सोसाइटी होती है, तो उनसे ही मिली जुली कुछ हमारी बेनिफिट्स भी होंगी सोसाइटी की। मोस्टली हमारी सोसाइटी में क्या होता है, हमारे कस्टमर्स होते हैं। तो पहला हमारा सेटिस्फैक्शन ऑफ सोसाइटी नीड्स, सोसाइटी की नीड्स सेटिस्फाई हो रही है।
इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये भी हमारे कस्टमर का है कि कस्टमर की हमारी लिविंग स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो रही है। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब जब मार्केटिंग हो रही है तो मार्केटिंग में हमारी, हमने पढ़ा था ऊपर कि मार्केट मतलब पहले लास्ट क्लास में पढ़ाया था शायद कि मार्केटिंग में हमारा लेबर इम्पोर्टेंट होता है जो कि हमारे पर्सन्स होते हैं। तो अब जब लेबर हमें चाहिए, पर्सन्स हमें चाहिए, तो वो उसको हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, तो सोसाइटी को बेनिफिट दे रहा है ये कि सोसाइटी में हमारी एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कम कर रहा है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारी सोसाइटी में रिसोर्सेज है उसका बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा है। फिर उसके बाद हमारा रोल ऑफ मार्केटिंग इन इकोनॉमी, कि मार्केटिंग का क्या रोल है हमारी इकोनॉमी में। मार्केटिंग प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, ये मेन मतलब थोड़ा सा मेन है, इसका क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में। रोल ऑफ मार्केटिंग इन द इकोनॉमी, marketing plays a significant role in the growth and development of an economy. It acts as a catalyst in the economic development of a country by ensuring better utilization of the scarce resources of the nation. Since a business firm generates revenue and earns profit by its marketing efforts, it will engage in better utilization of resources of the nation to earn higher profits. Marketing determines the needs of the customer and sets out pattern of production of goods and services necessary to satisfy their needs. Marketing also helps to explore the export marketers. तो मार्केटिंग क्या है कि इकोनॉमिक की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक कंट्री की बेटर यूटिलाइजेशन कर रहा है। मार्केटिंग मतलब कंट्री के रिसोर्सेज की बेटर यूटिलाइजेशन कर रहा है, रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, ठीक है, और कस्टमर की नीड सेटिस्फाई कर रहा है। मार्केटिंग लीड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन बाय इन फॉलोइंग वेज, कैसे वो हमारे नेशन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है। इंक्रीज द नेशनल इनकम बाय ब्रिंगिंग आउट राइज इन प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, क्या कर रहा है वो प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, लोग फिर प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, प्रोडक्ट उसको सेल कर रहा है, कस्टमर्स उसको ख़रीद रहे हैं तो उसकी कंजम्पशन बढ़ रही है। अब जब प्रॉफिट बढ़ रहा है, किसी भी चीज़ का प्रॉफिट इनकम बढ़ रही है तो वो क्या करेगा, वो इन्वेस्ट भी करेगा। तो ऐसे वो ओवरऑल नेशन की इकोनॉमी मतलब ओवरऑल नेशन की डेवलपमेंट कर रहा है। इट मोबिलाइजेज अननोन एंड अनटेप्ड रिसोर्सेज एंड ऑल्सो फैसिलिटेट्स बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड अदर एसेट्स, की बेटर यूटिलाइजेशन कर रहा है वो प्रोडक्शन का भी और अदर एसेट्स का भी, हमारे जो रिसोर्सेज हमारे जो यूज़ में नहीं हो रहे थे उनका यूज़ कर रहा है वो। It helps in integration of industries, agriculture and other sectors of the economy. It also contributes to the development of entrepreneurial and managerial talent in the country. तो ये सब वो कर रहा है। जैसे कि गवर्नमेंट की स्कीम होती है बहुत सारी कि अगर किसी अंडर डेवलप्ड कंट्री में अगर आप कोई फर्म खोल रहे हो, कोई इंडस्ट्री खोल रहे हो, तो आपको टैक्स कम पड़ता है या फिर सब्सिडी भी दे देता है। टैक्स तो कम करते हैं और फिर सब्सिडी भी दिया जाते हैं। तो क्यों करते हैं वो, कि हमारे उस कंट्री की डेवलपमेंट हो, है ना, तो कुछ अच्छा ही कर रहा होगा ना, तभी तो वो डेवलपमेंट हो रही है, तभी तो गवर्नमेंट उसको हेल्प कर रही है। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं।